ठीक है, चलो बढ़े आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, नैने एंड काने आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 6:4। अब देखो रेशो थोड़ा बहुत अच्छा दिया हुआ है, इस तरीके से थोड़ा मजा भी आता है, 50-50 हो तो अच्छा मजा आएगा ना बांटने में। 6:4 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है भाई, ये भी बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस एज ऑन कौन सा दिया हुआ है डेट, 31 मार्च 2019। क्लियर। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारी परंपरा रही है वैसे हम रीड करते हैं पहले। कैपिटल दिया हुआ है नैने एंड काने। इससे क्या पता चलता है कि ये कौन सा मेथड चल रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड चल रहा है। क्यों फ्लक्चुएटिंग मेथड चल रहा है, हमको यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ नहीं है, अब तक सिर्फ एक समय आया था ना वैसा। अब आगे देखते हैं सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, रेंट, यहाँ पे एक डॉट कर दो। क्यों डॉट किया यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग है ना भाई, 12 महीने का पे किया हुआ है, 2 मंथ्स का पे करना बाकी है, तो ये चीज पेंडिंग है। क्लियर। स्टॉक है, दैट इज ओपनिंग ना डेट लिख देगा, स्टॉक के पास 31/3/2019 लिखते, तो आप कैसे ट्रीट करते इसको, क्लोजिंग स्टॉक, अगर ट्रायल बैलेंस पे दिया होता तो ये तो हो गया स्टॉक ओपनिंग। प्रीमाइसेस, सैलरी, डिस्काउंट, मोटर व्हीकल, सेल्स, परचेज, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस, फिर क्या बैंक ओवरड्राफ्ट, रिटर्न, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान रखना, प्रोविडेंट फंड मैंने इसके पहले वाले समय भी बताया था। यहाँ पे एक अच्छी तरीके देखो, कंट्रीब्यूशन की बात भी वहाँ पे मैंने की थी, ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ चुका है, तो ये भी हम देखेंगे। और ये रहा प्रोविडेंट फंड। अब और क्या है आपका, कैश एट बैंक, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, पीएफ बोलेंगे तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो इसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ क्योंकि ये आइटम बहुत अच्छे से समझना है। अब इसके इसमें आप क्या लिख दो, ऊपर आप लिखना पड़ेगा आपको, दैट इज प्रोविडेंट फंड एडजस्टमेंट। तो आप इसके अंदर क्या सीखने वाले हो, प्रोविडेंट फंड के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में सीखने वाले हो। एक हमने देखा था पूरा का, मैंने आपको लिखाया था पार्टनरशिप के जितने भी एक सम के अंदर इंटरेस्ट था, कैपिटल था, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, सब कुछ था, तो वहाँ पे मैंने लिखाया था बेस्ड ऑन पार्टनर्स के हिसाब से जो जो था। यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ ऊपर, प्रोविडेंट फंड एडजस्टमेंट, इसके अंदर ज़्यादातर हमको वो चीज़ देखनी है। तो ये हम इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं ना अब तक। अब फिर है ड्राइंग्स, नेने काने, बैड डेट, ये आप सर्कल करोगे, और आरडीडी भी क्या करोगे, आप सर्कल कर दोगे। और ये जब भी दी होती है आपके ट्रायल बैलेंस पे, आप उसको क्या ट्रीट करोगे, ओल्ड ट्रीट करोगे। क्लियर है, पक्का। अब पढ़ते हैं क्लोजिंग स्टॉक, मतलब एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, तो इसको तो कुछ डॉट करना नहीं, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, देखो ढूंढो वेजेस कहाँ है, सैलरी तो मेरे को मिल गया, वेजेस भी मेरे को मिल गया। क्लियर। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो ना, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ना, मैं एक बार भी सोच भी नहीं रहा हूँ कि किसका इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए। अरे हमको पता है, हम पूरा साल भर प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको तरीका भी मैंने बता दिया, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है समय के साथ। जितनी बार आप करोगे, जो हमने किए हुए एडजस्टमेंट्स भी हम पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो वो सब आप वैसे ही करोगे। उसके बाद डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल, दैट इज एट 5%, तो मोटर व्हीकल आपको दिख रहा है यहाँ पे, उस पर 5% डेप्रिसिएशन है, ये भी हो जाएगा आपका। फिर राइट ऑफ बैड डेट और प्रोविजन फॉर आरडीडी, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, और इसको आप क्या बोलोगे, न्यू बोलोगे। काने विड्रॉ गुड्स ऑफ 6,000 फॉर पर्सनल यूज, एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने वाला है, दैट इज कौन सा, बाकी सब रिपीटेटिव है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है, और हमने भी क्या किया था, इसके पहले वाले सम्स में पूरा कवर हुआ है। सिर्फ प्रोविडेंट फंड वाला एकदम अच्छे से ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं जैसे हम कर रहे थे, आपका रूलिंग रेडी रहना चाहिए, नहीं है रेडी कर लो, तब तक मैं इन द बुक्स ऑफ वगैरह थोड़ा सजा देता हूँ इसको। फिर है आपका डेट, तो 31 स्टैंडर्ड डेट्स चल रही हैं, 31/3/19, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/19। क्लियर। चलो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था ना, चलो शुरुआत करते हैं उसका, उसकी भी क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आपको सब जगह पता है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, 3,60,000। ठीक है ना, इतने का माल क्या हुआ है, बचा हुआ है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्टली आउटर कॉलम 3,60,000 आपने लिख दिया है। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बताओ जरा मेरे को, एसेट साइड लिखोगे पर कितना, 10-12 लाइन छोड़ के। तो आपको सब पोजीशंस पे भी ध्यान देना है भाई, आप कौन सा कहाँ पे करोगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, आउटर कॉलम 3,60,000। क्लियर। अब ये पहला एडजस्टमेंट आपका इसी के साथ खत्म हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ में आउटस्टैंडिंग और डेप्रिसिएशन खत्म कर लो, साथ में हम लोग चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। वेजेस है, वेजेस का अमाउंट है आपका 10,000 रुपीज़, तो वेजेस आपको पता है कहाँ जाएगा, तो नॉर्मल पेन पे आके क्या लिख दोगे, 2 सबसे पहले,
ओपनिंग स्टॉक। आप है ना यहाँ पे अमाउंट ढूंढने भी मत जाओ, लिख दो, आपको पता है कि अमाउंट जैसे ही मिलेगा आप वहाँ पे लिख देना, आपका काम बन जाएगा। फिर क्या करोगे, ऐड, सॉरी, क्या लिखोगे, टू परचेजेस, ऐड, अरे सॉरी, लेस परचेज रिटर्न, कुछ होगा तो, नहीं होगा तो नील करके बाहर। एक लाइन यहाँ पे छोड़ने की जरूरत है क्या, ऐसा कुछ था क्या, कौन सा, आपने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, अनरिकॉर्डेड परचेजेस कुछ है क्या, नहीं है, होता तो एक लाइन उसके लिए भी रख देते, पर ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे आप, टू, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्या लिखोगे आप, टू परचेजेस, अरे वेजेस लिखोगे ना, आउटस्टैंडिंग है वेजेस, टू वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, वेजेस कितनी थी, 10,000, और आउटस्टैंडिंग कितना है, चेक कर लो, वेजेस कितना है, 10,000, और आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 3,000, मतलब 10,000 रुपये आप ऑलरेडी आप बुक कर चुके हो, किसी को आपको देना बाकी है, 3,000 आपने दिया नहीं है, लेकिन वो करंट फाइनेंशियल ईयर के क्या है, आपके एक्सपेंस है, तो वो सब एक्सपेंस उसी टाइम पे बुक होने चाहिए, ये चीज़ बेसिक आपका रूल था। तो आपने क्या करोगे, 3,000 रुपीज़ ऐड कर दोगे, बाहर कितना लेके जाओगे, 13,000। ये तो हो गया एक इफेक्ट। साथ में ले ले सैलरी, तो सैलरी यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ के आपका क्लोजिंग स्टॉक, अपना ग्रॉस प्रॉफिट का जगह वगैरह छोड़ के, टोटल का जगह छोड़ के क्या लिखोगे आप, टू सैलरीज, ऐड आउटस्टैंडिंग। क्लियर, सैलरीज कितना है, डॉट किया हो आपने 50,000, और आउटस्टैंडिंग कितना है आपके पास, 2,000, तो टोटल 52 हो जाएगा, मतलब 50,000 रुपीज़ का सैलरी आपने ऑलरेडी बुक कर दिया है, 2,000 का आपको बुक करना बाकी था, आपने बुक कर दिया, टोटल आपका खर्चा कितना हो गया, 52,000। आपके जेब से 52,000 गया नहीं, आपके जेब से अब तक 50 गया है, 2,000 रुपये जाना बाकी है। क्लियर, तो आप पहुंचोगे बैलेंस शीट, आपको पता है स्टार्टिंग में क्या होगा, लाइबिलिटी साइड, ऐसा अपना पार्टनर्स के बारे में, फिर कुछ आपने लोन लिए हुए रहेंगे वो, या संडी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वो उसके नीचे जगह होती है आउटस्टैंडिंग के लिए, दैट इज लिखता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या था, सबसे पहले था दैट इज वेजेस, और क्या है आपके पास, सैलरीज। वेजेस वॉज 3,000 रुपीज़, सैलरी इज 2,000 रुपीज़, टोटल आपका बाहर खर्चा जाएगा कितना, 5,000। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। अब देखो, जैसे ही नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग होगा, तो आप ये वेजेस पे करोगे ना, तब आप क्या एंट्री पास करोगे, वेजेस देखो ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तब आप क्या पास करोगे पता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपका एक्चुअल में कैश जा रहा है। अब जरा समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझो नॉर्मल, इसको जरा साइड में रखो। अब देखो, मैं आपको एक एक चीज़ लेवल आगे तक भी लेके जाऊंगा, आपकी सोच आगे तक बढ़ानी है मेरे को। सिर्फ ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग हुआ चला गया यार, काम करते हैं प्लीज़ यार, वो सब काम हम नहीं करेंगे, हम तो उसको आगे तक भी पढ़ेंगे कि नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस शीट का क्या होगा। अभी नेक्स्ट ईयर सोचो, आप आउटस्टैंडिंग को मैं साइड में रखता हूँ, नॉर्मली आप किसी को पेमेंट देते हो तो आप क्या एंट्री पास करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, सपोज 5,000, ये आपने पे किया, करंट ईयर भी करते तो यही एंट्री पास करते, वेजेस अकाउंट खर्चा डेबिट टू कैश, ये आप पास करते। अब जब आउटस्टैंडिंग है ना, तो आप क्या कर रहे हो पता है, आप वेजेस अकाउंट तो लिख ही रहे हो, वेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैं समझने के लिए 50,000 कर देता हूँ, मतलब करंट ईयर में 50,000 रुपीज़ क्या था आपका खर्चा था, वेजेस को आपने ऑलरेडी दे दिया, कैश में जा चुका है। अब आप क्या कर रहे हो, आपको करंट ईयर का खर्चा आपको देना बाकी है, इसके लिए आपने 5,000 रुपीज़ बढ़ा दिए, मतलब वेजेस में 50,000 ऑलरेडी था, 5,000 आउटस्टैंडिंग में, वेजेस अकाउंट में आपका खर्चा 55 हो गया। अब जरा समझो, आपने कैश तो गया नहीं, तो आप कैश को थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हो, टाल रहे हो, कैश देने को थोड़ी देर के लिए आपकी वजह से टला है। ये क्यों टलता है, ताकि समय की पाबंदी हो जाती है। आप सोचो, आप वेजेस जो काम किया है बंदे ने, आप उसको सोचो, आप पे करते हो वीकली, आप पे करते हो वीकली, तो जो मार्च का महीना पकड़ो ना, तो फर्स्ट वीक का पैसा आप काम करता है सेकंड वीक में मिलता है, सेकंड वीक का पैसा काम होने का वर्कर को थर्ड वीक में मिलता है, थर्ड वीक का पैसा फोर्थ वीक में, फोर्थ वीक का पैसा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मिल रहा है। तो आपका पैसा उस टाइम पीरियड की वजह से आउटस्टैंडिंग है, समझ रहे हो, आपका पैसा उधर आउटस्टैंडिंग है, तो लेकिन खर्चा तो वो पिछले साल का है, इसलिए ये पैसे रह जाते हैं।
क्लियर है, मोस्टली इस वजह से पैसे रह जाते हैं। क्लियर। अब वेजेस 5,000 आपने लिख दिया, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे टू वेजेस, नहीं क्या लिख रहा हूं यहां पे मैं, दैट इज टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, हाउ मच, 5,000। इसका मतलब जब आप लेजर बनाओगे, जब भी आप लेजर बनाओगे तो एक चीज बताओ मेरे को, आपका ये 5,000 रुपया, 50,000 रुपीज ऑलरेडी उसके अंदर डेबिट साइड में खर्चा दिख रहा है, आपने 5,000 और बढ़ा दिया खर्चा, कितना हो गया आपका, 55,000 हो गया। लेकिन आपका कैश में से कितना गया, सिर्फ 50,000 गया। अरे हाँ की ना, कैश में से कितना गया आपका, सिर्फ 50,000 गया। यहां पे तो एक नया लेजर बन गया ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। आपने एक्सपेंस ऑलरेडी बुक कर दिया, तो वापस एक्सपेंस तो बुक नहीं कर सकते। तो आप जब नेक्स्ट टाइम पे 1 अप्रैल को पेमेंट करोगे, आप क्या लिखोगे पता है, आप लिखोगे, आप एंट्री लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब 5,000 रुपये आपने आज कैश पे किए। अबे आउटस्टैंडिंग वेजेस कोई नया बैलेंस बढ़ा नहीं है, नया डेबिट इंक्रीज नहीं हुआ है कोई भी, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ईयर एंड की एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप देखो यहां पे नोटिस करो, आपके इधर ये आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट बैलेंस है और ये बैलेंस है डेबिट। क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गया, मतलब ये अकाउंट्स निल हो चुके। 5,000 देने थे, आज आपने दे दिए। कैसे दिए, कैश में दिए। अब अल्टीमेटली बचा क्या, ये देखो बचा क्या है, वेजिस अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री सबसे पहले 50,000 के साथ कंपेयर करो, टू कैश। अल्टीमेटली वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश ही हुआ ना, पर प्रोलॉन्ग हो गया, इसलिए उसको आउटस्टैंडिंग में रखा गया था थोड़े समय के लिए, फिर आउटस्टैंडिंग से ही उसको राइट ऑफ कर दिया गया है एक्चुअल पेमेंट करके। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरे को समझानी थी वापस से। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह काम किया जाता है। समझ लो, धीरे धीरे मैं प्रैक्टिकलिटी पे आपको लेके जा रहा हूँ। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये अकाउंट्स निल होंगे और कैश में से एक्चुअल पैसा विड्रॉ होगा। अब तक ये कैश में से एक्चुअल पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, इसी के लिए तो उसको लायबिलिटी साइड पे रखा गया है। यही सेम चीज़ होती है इनकम के टाइम पे। जब आप एडवांस में किसी को पे कर देते हो, आपको सर्विस लेनी है ना सामने से, अगर आप सर्विस नहीं लोगे तो वो आपको वापस पैसे देगा, सीधी सी बात है। आप छोड़ोगे क्या पैसे अपने, छोड़ने वाले नहीं हो। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से करनी है। क्लियर। तो हमने 2 एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, क्लोजिंग स्टॉक वाला, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी। डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट 5%, ये आपका सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट बन चुका है आज की तारीख में। मोटर व्हीकल कितना है, 3,70,000, 5% लेस करना है। तो यहाँ पे आप एसेट साइड पहुँचोगे, लिखोगे, हमारे नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले कलर पे आ जाओ, दैट इज मोटर, कितना अमाउंट था, 3,70,000 लेस डेप्रीशिएशन एट 5%। 3,70,000 का 5% आपको मैंने बताया था कैसे करोगे, आराम से सोच लो। 3,70,000 में से एक जीरो कम कर दो तो कितना हो गया, 10% हो गया, तो 37,000 बचता है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको मिलेगा 18,500। आप इसकी वर्किंग नोट बना दोगे तो भी अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम एक ही बार देना है, तो प्लीज़ टेस्ट वगैरह जब आप दो ना, तो प्लीज़ बना दिया करो। एक एक छोटे छोटे अमाउंट की भी कैलकुलेशन एग्जामिनर को दे दो, चेक करने को बहुत खुश होगा वो। तो मैं ये आपके लिए रखता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। अगर कुछ वर्किंग हुई मैं 2 लिख दूंगा, लेकिन करोगे आप। तो यहाँ पे बना भी देता हूँ मैं, वैसे तो मैंने आप कर दिया, अमाउंट्स आपको दे दिए। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन, क्या लिखोगे, मोटर व्हीकल। क्लियर। ये आप कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लेना, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना बाकी है और बहुत ज़रूरी है, हमेशा ध्यान रखना एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, उसके बिना आगे बढ़ना मत। नीचे लिखोगे 4-5 लाइन ऊपर करके, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, कितना था, 18,500। एक और बार चेक कर लो यहाँ पे, यस 18,500। तो एक और एडजस्टमेंट हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, सिंपल एकदम। राइट ऑफ बैड डेट ऑफ ₹5,000
एंड प्रोवाइड आरडीडी एट 5% ऑन सन्डी डेटस। तो आप सबसे पहले कहाँ पे पहुँचोगे, सन्डी डेटस की तरफ पहुँचोगे। देखो डॉट नहीं किया हुआ था तो ये रहा सन्डी डेटस, कितना 4,50,000। ये भी आपको पता है कहाँ लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखोगे सन्ड्री डेटस। टेंशन मतलब मैं बाद में आपको ये वर्किंग भी दिखा दूंगा, लास्ट में आप लिख लेना, आपको चाहे तो समझने के लिए लिखना ज़रूरी है। सन्डी डेटस कितना था, 4,50,000। इनर कॉलम लिखोगे आप कितना, 4,50,000 लेस न्यू बेड डेप्स। ठीक है, न्यू बेड डेट कितना है भाई, ये रहा कितना, 5,000 रुपये आपको आने वाले नहीं है, तो 4,50,000 आने चाहिए थे, उसमें से 5 लाख का तो नुकसान इधर ही हो गया, तो कितना बचा 4,45,000। इसमें से भी आप कुछ सोचते हो, कुछ पैसा मैं अलग से मान के चलता हूँ मेरे पास आने वाला नहीं है। एट न्यू आरडीडी 5% कन्फर्म कर लो ऑन सन्डी डेटस। तो पहले न्यू बैड डेट निकाला आपने, उसके बाद 4,45,000 इसको डिवाइड बाय 10 कर दो तो 1 0 कम हो गया आपका, ये हो गया 10%, दैट इज 44,500। ये आपका 10% है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 5%, दैट इज 22,500। आप चाहो तो इधर भी वर्किंग कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी और 5% उधर कैलकुलेट करके दिखा दो, पर कैलकुलेशन तो आपने ऑलरेडी कर दिया है, तो आप समझदार हो, सिर्फ ब्रैकेट में लिखना है आपको, आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए रखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। तो आपको आंसर मिलेगा 4,22,750। ठीक है, तो ये आपका एक और एडजस्टमेंट का 50% पार्ट कंप्लीट हो गया। और जब भी आप बैड डेट की कहानी शुरू करोगे, पुराना हिसाब किताब तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप पहुंच जाओ यहाँ पे, सैलरीज के नीचे आपके पास बहुत सारी जगह है, आप वहाँ पे लिख दो सबसे पहले 2 ओल्ड बैड डेट। ठीक है, ओल्ड बैड डेट कितना है भाई, 3,350। ये आपका फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आपने नुकसान मान लिया था, नया नुकसान आपने माना है न्यू बैड डेट। कितना माना आपने, 5,000 रुपया। ऐड आपने नया पैसा अलग से निकाल के रखा है, आरडीडी रिजर्व आपने मान के चला और पैसे आने वाले नहीं है, वो कितना है 22,250। यहाँ पे रखता हूँ मैं 22,250 एग्जैक्टली। क्या कुछ आपने पिछला हिसाब किताब अलग से निकाल के रखा था इसी खर्चे के लिए, यस कुछ ना कुछ तो था, तो वो हम लोग क्या करेंगे, लेस ओल्ड आरडीडी। ये आपको क्रेडिट साइड मिलेगा, कितना है 3,700। तो ये आप लेस कर दोगे, आप उसके बाद इसको कैलकुलेट करके आराम से बाहर ले लो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। 3,350 प्लस 5,000 प्लस 22,250 प्लस सॉरी माइनस 3,700, आंसर आना चाहिए 26,900। क्लियर? पक्का? बड़े आ गए, अभी लिख लो आराम से। हो गया ना ऑलमोस्ट 50%, तो 50 का 80% एडजस्टमेंट हो गया। एक शायद लास्ट कुछ बचा है विड्रॉन वाला फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, हो गया इतना। अब आगे लास्ट एडजस्टमेंट, डेट इज काने विड्रॉज गुड्स वर्थ ₹6,000 फॉर इज पर्सन। देखो स्पेसिफाई कर दिया, क्या स्पेसिफाई कर दिया, गुड्स निकाल दिए गए हैं, कुछ रीजन से पर्सनल यूज के लिए गुड्स चाहिए थे, पार्टनर है अपने पास से लेगा ना, जो बिजनेस कर रहा है बाहर से लेगा, क्या पागल है वो, फिर तो बिजनेस से निकाल दिए गए हैं गुड्स। तो मैंने आपको बताया था कुछ भी चीज़ निकले गुड्स के रिलेटेड है तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। घर पे आवाज़ निकलनी चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बराबर ना। तो चलो, तो क्या लिखोगे, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। कितना पैसा विड्रॉ किया भाई, 6,000 रुपये। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख दो काने ने विड्रॉ किया ना। अब आप पहुंचोगे यहाँ पे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल, सबसे पहले नीने, फिर कौन है भाई, काने। एड नेट प्रॉफिट के लिए जगह लेस ड्राइंग्स। अगर एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे ना, अलग से ट्रायल बैलेंस में भी ड्राइंग्स दिया हुआ था, तो हम इसको अलग से रखते हैं यहाँ पे 6,000। जो उधर का फिगर होगा लिख के हम क्या करेंगे, उसको बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे 6,000 ड्राइंग्स के अंदर रखते हैं, एक फिगर वो वाला ऐड करने के लिए रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसी तरह एडजस्टमेंट हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, पोस्टिंग करते हैं प्रोविडेंट फंड का, उसी टाइम में उसके जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्रोविडेंट फंड समझ के उसी टाइम पे उसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब कैपिटल कितना है भाई, 15 लाख, 10 लाख। नैने ने भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 15 लाख। काने ने इन्वेस्ट किया है 10 लाख। ठीक है, ये तो हो गया लिख के। अब नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स हो चुका है, सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा अभी कितना, 3 लाख। आउटर कॉलम डायरेक्टली कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है वहाँ पे। हाउ मच, 3 लाख रुपीस। क्लियर, तो ये भी हो गया आपका। रेंट, रेंट कितना है भाई, 10 महीने का है, तो रेंट कहाँ पे जाना चाहिए आपका, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। कितना लिखोगे, सबसे पहले अमाउंट कितना है, 10,000। तो ये तो भाई एडजस्टमेंट है, थोड़ा अलग कलर ले लो। टू रेंट, हिडन एडजस्टमेंट इसके लिए मैं अलग ले रहा हूँ, बाकी ये भी नॉर्मल है। टू रेंट कितना, 10,000 रुपीज़। एड आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स, 10 महीने का 10,000, तो 1 महीने का 1,000 रुपया, तो 2,000 रुपया क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो आप बाहर ले लोगे कितना, 12,000, और आप यहाँ पे नीचे लिख दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज़। क्लियर, अगर आप चाहो तो वर्किंग कर दो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 3। तो वर्किंग नोट नंबर 2 आपका था कौन सा, कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी। वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगा आपका कैलकुलेशन ऑफ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है एक एक चीज़ की वर्किंग मिले, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो ना, मेरी बात समझो, आप एग्जाम में जाओगे बराबर, पूरा साल भर आप मेहनत करोगे, आपका जो रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट कार्ड जो भी बन के आएगा बोर्ड की तरफ से, क्या उसके पीछे लिखा होगा, क्या क्या लिखा होगा, मैं बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, लिखा होगा कि आपने 50 सम फाइनल अकाउंट्स के सॉल्व किए थे, 50 सम आपने अलग से देखे थे, आपने 50 सम आपने सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व किए थे जो जो आपको डिफिकल्ट लगा था, क्या वहाँ पे कुछ आएगा लिखा हुआ। तो आपकी मेहनत तो वो एक पर्टिकुलर मार्क्स ही आपको बता रही है ना, तो उसके पीछे तो ऐसा लिखा नहीं होगा कि आपने इतनी पढ़ाई की थी, ऐसे की थी। तो वो एक चीज़ जो आने वाला है, प्लस आप कुछ सोचो, आप पूरा साल भर मेहनत करोगे, आपको सॉल्व करने के लिए एक चैप्टर का एक सम आएगा बराबर, तो वो एक सम क्यों ना ऐसा हो जो हमारी साल भर की मेहनत वहाँ पे झलके। क्लियर है कि नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, आप ज़रा समझ रहे हो। तो क्यों ना हर एक छोटा सा छोटा अमाउंट, पहली बात तो सबसे पहले 101% पूरा टैली तो होना ही होना चाहिए सम, सबसे पहला तो वो हमारा मोटिव है। और एग्ज़ाम में कुछ भी आप छोड़ के नहीं जाओगे, मतलब कुछ भी चीज़ें आपको ऑप्शन में नहीं छोड़नी है, उल्टा मैं तो बोलता हूँ ऑप्शन के साथ पेपर सॉल्व होना चाहिए आपका समय के पहले। इसके तरफ भी हम कोशिश करेंगे बढ़ने की, और 101% इसमें क्या होंगे, कामयाब होंगे। एवरी ईयर हम होते हैं। तो चलो अब कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट तो कैसे करोगे बताओ। आपके पास है रेंट, क्या लिखोगे, रेंट, ये सब भी बहुत है ना कला है, कैसे आप प्रेजेंट करते हो। रेंट फॉर 10 months इज इक्वल टू 10,000, देयरफॉर रेंट फॉर 1 month is equal to 10,000 divided by 10 is equal to how much बोलो, 1,000। therefore outstanding rent of 2 month will be 2 into 1,000 is equal to 2,000 rupees। क्या गया आपका 4 लाइन बराबर है, पर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा सम सॉल्व करने का, टैली करने के साथ, एक एक सम का एक्सप्लेनेशन के साथ, एक एक अमाउंट का एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे एग्जामिनर को, सोचो आपको 100 में से 100 लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। क्लियर, तो ये भी आपने एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट को भी आपने इतनी महत्व देके आपने सॉल्व किया, एक चीज़ ध्यान रखना। अब हो गया हमारा रेंट, हो गया स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज 5,35,500। ओपनिंग स्टॉक तो सबसे पहला आइटम 5,35,500, 5,35,500। क्लियर, उसके बाद क्या है, स्टॉक हो गया प्रीमाइसिस 8,50,000। तो ये आपका एसेट साइड आप मोटर व्हीकल के नीचे लिख दोगे 8,50,000 रुपीज़। प्रीमाइसिस हो गया। सैलरी आपने ऑलरेडी ले लिया है। डिस्काउंट डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड दोनों जगह पे है ना, तो डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डेबिट साइड पहुंच जाओ, पीएनएल के
सैलरी के ऊपर थोड़ा सा जगह है, नहीं तो डिप्रिशिएशन के नीचे लिख दो, कोई सा ये नहीं है। क्या लिख दोगे? 2। अगर आपके पास जगह होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उस डेप्रिसिएशन के ऊपर ही लिखना 2 डिस्काउंट अलाउड। आई गेस 800 रुपीज़ था, वापस से मैं चेक कर लूँगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, आई गेस 950 था, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 800 और 950। फिर क्या है? मोटर व्हीकल आपने ले लिया ना ऑलरेडी, फिर बचा सेल्स 8,40,500। तो सेल्स का आइटम आपने शायद बना के रखा है, नहीं बनाया तो अभी बना दो। क्या लिखोगे? बाय सेल्स 8,40,500 है कि सिर्फ 8,48 किधर गया? 8,40,500 लेस रिटर्न के लिए जगह रख देंगे और उसके बाद आउटर कॉलम में हम ले लेंगे। तो सेल्स भी आपने ले लिया। परचेस कितना है? 6,40,500। परचेस के लिए इधर लिखोगे 6,40,500। रिटर्न्स के लिए आपने अंदर जगह बना के रखी है। वेजेस आपका हो चुका है। ऑफिस एक्सपेंसेस हाउ मच? 20,000, ये ऑफिस का खर्चा है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 2 ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है भाई? 20,000 रुपया। फिर था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मैंने बताया हुआ था, एक और बार फिर से मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे लिख दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी या अपनी कुछ सिक्योरिटीज़, हो सकता है कभी गुड्स भी रख दे, उसके अगेंस्ट अगर पैसा अकाउंट में नहीं है, फिर भी आप किसी को आप पेमेंट कर सकते हो। बैंक आपको पूछेगा नहीं, वो अमाउंट के लिमिट तक उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो आप भर दोगे। जब आपका पैसा आ जाएगा अकाउंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट आपका मेंटेन हो रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज 1,50,000। एक्चुअली इस पे ना इंटरेस्ट वगैरह भी देना चाहिए तो मज़ा आ जाएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपने यूज़ किया ना, ओडी फैसिलिटी बोलते हैं इसको, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक के द्वारा, आपको उसके अगेंस्ट क्या मिल जाना चाहिए? इंटरेस्ट भी तो लगेगा, फ्री में है क्या? फोकट में आप यूज़ कर रहे हो किसी के पैसे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट भी बनने चाहिए सम्स के अंदर। चलो आएगा कभी एग्जाम में पूछ ले तो आप ये चीज़ नोट रखना। फिर क्या है? रिटर्न्स। अब जरा देखो, 2 रिटर्न है। डेबिट साइड वाला रिटर्न है, आप क्रेडिट साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड वाला आप लिखोगे डेबिट साइड लिखोगे। क्लियर? तो तभी तो रिटर्न का मतलब हुआ। तो डेबिट साइड वाला रिटर्न है ये आपका सेल्स रिटर्न है, कितना? 5,500। आप पहुंचे सेल्स में, लिखोगे बाय सेल्स रिटर्न 5,500 था, कंफर्म करके लिखते हो। यहाँ पे लिखोगे आप लेस परचेस रिटर्न। चलो 5,500, 3,500 यहाँ पे, एक मिनट, 5,500 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3,500। जब भी ये अमाउंट इस तरीके से लिखो, उधर का उधर उसको बाहर ले लो। अगर नहीं लेके जाते हो तो प्लीज़ लास्ट में याद रखना, तो टैली करते हुए दिक्कत हो जाएगी। तो 8,40,500 माइनस 5,500, तो टोटल आपका सील नेट सेल है 8,35,000। और आपका परचेस कितना है नेट? एक और चीज़, आउटर कॉलम आएगा ना, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 535500, इसको हटा देता हूँ। 6,40,500 माइनस 3,500, तो कितना बच रहा है? 6,37,000। क्लियर? रिटर्न भी हो गया। अब आई मेन बाहरी प्रोविडेंट फंड पे। अब प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, और प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट। एक एक आइटम को एक एक साथ लेते हैं। आपको लास्ट सम में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसके पहले वाले सम में हमारा हुआ है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले क्रेडिट आइटम पे जाते हैं। प्रोविडेंट फंड, आपका फंड का वैल्यू अभी है कितना? 2,80,000। कितना वैल्यू है? 2,80,000। आपको उस पर इंटरेस्ट मिला है तो आपका फंड का वैल्यू बढ़ चुका है। तो फंड आपने कितने का बनाया था? ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं मैं प्रोविडेंट फंड। आपका फंड का वैल्यू है 2,80,000 रुपए। इनर कॉलम, ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड
दैट वाज 42,000। मतलब 2,80,000 का आपका फंड का वैल्यू अभी बचा हुआ है। ये आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, क्लियर है? ये आपका पैसा नहीं है ना, वर्कर्स लोग या आपके जो एम्प्लॉयज है उनका पैसा, तो आपने अपने पास रखा हुआ है, तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो पैसा भी तो उन्हीं का है। तो फंड की वैल्यू आज की तारीख में 3,22,000 हो चुकी है। अब आप यहाँ से इन्वेस्ट करोगे, आपने कुछ पैसा पहले बहुत बड़ा फंड बनाया था, उसमें उसमें से पैसा निकाल के कहाँ डाल दिया आपने? एसेट में, उसका एसेट बना दिया, इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास वो पैसा नहीं है। तो ये दिख रहा है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपया, तो इसी फंड में से इन्वेस्टमेंट बना है। तो मैं ऊपर लिखता हूँ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा भाई? 8 लाख रुपए। अगर ये 8 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करते तो प्रोविडेंट फंड में वैल्यू 8 लाख से बड़ी दिखती, उधर से लेस होके ही तो इन्वेस्टमेंट में गया है। इसी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है आपको, तो आपका प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है, आपका प्रोविडेंट फंड बढ़ा है। आप इन्वेस्ट कर दोगे वो पैसा, तो वो पैसा भी वहां से 3,22,000 में से लेस होके प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ऐड हो जाएगा, लेकिन दिखेगा तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर ही। तो ये समझ रहे हो, इस तरीके से वैल्यू आपको रखनी है। अब एक और चीज यहां पे बचा है, आप बोले सर इसका तो आपने बताया नहीं, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेनेशन में कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर खुद कंट्रीब्यूशन करता है अपनी अपनी जेब से, तो वो पैसा तो एम्प्लॉयर कहां से वसूल करेगा? प्रॉफिट में से ही निकाल के देगा ना। ये एक्चुअली कॉस्ट है कंपनी का, किसके तरफ? एम्प्लॉई के तरफ। तो ये पैसा वहां से निकला है, तो ये आप उस ले लोगे पीएनएल साइड, डेबिट साइड, दैट इज क्या लिखोगे? टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। किसने कंट्रीब्यूशन किया? एम्प्लॉयर ने। कितने का किया हुआ है? 1 लाख रुपए का। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ठीक है? अभी 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, तभी तो जाके वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, तभी तो जाके फंड में जाएगा। तो वो सब एंट्री हो चुकी है, आपको एंट्री पास करने नहीं बोला, आपको सब लेजर्स के आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिए। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो, ये बैलेंस आप देखो, प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड, ये भी क्रेडिट साइड, तो आपने लाइबिलिटी साइड ही लिखा है। बाकी ये देखो, ये एसेट साइड डेबिट में डाल दिया आपने, प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन ये भी तो खर्चे में ही बुक किया आपने। तो जो जिस जगह पे है आपने कुछ चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ उसको सही जगह पे उसकी जगह पे आपने उसको पोस्ट कर दिया। तो एक साथ हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है प्रोविडेंट फंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस से प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, कंट्रीब्यूशन खर्चा पीएनएल में, क्यों खर्चा? एम्प्लॉयर को पे करना है ना, वो चीज़ है। प्रोविडेंट फंड बना के रखा है आपने, एम्प्लॉयर का पैसा आपने रखा है अपने पास, क्लियर है? तो कहां पे दिखेगा? लाइबिलिटी साइड, उस पे इंटरेस्ट मिला है, तो वो कहां पे जाएगा? फंड की वैल्यू इंक्रीज करेगा वो वाला अमाउंट, क्लियर है? तो ये वाला इसी के साथ समाप्त होता है कौन सा? प्रोविडेंट फंड की, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड कैश एंड बैंक आपका एसेट साइड चला जाएगा, कैश इन हैंड, और आप लिखोगे यहाँ पे कैश एट बैंक। कैश इन हैंड वॉज 40,000 और कैश एट बैंक वॉज 2 लाख। एक और बार कंफर्म कर लेंगे, 2,40,000। अब ड्राइंग से कितना? 20,000 रुपये, और कहानी का कितना है? 15। तो ये भी कर लेते हैं भाई, लेस ड्राइंग्स ब्रैकेट में लिख दो 20,000, और यहाँ पे कितना है? 15,000 था, 15 + 6 हो जाएगा 21,000 आउटर कॉलम, क्लियर? 20-15 कहानी। चलो, या एक मिनट, जिनका नहीं हुआ ये ले लो। अब मेरे हिसाब से पूरी पोस्टिंग हो चुकी है, एक और बार मैं देख लेता हूँ कुछ बचा है कि नहीं, तब तक ये लिख लो, ड्राइंग्स वाला लिख लो। अब ड्राइंग्स का समझो 6,000 रुपये अलग से निकाले थे ना, तो और टोटल ड्राइंग्स का कितना हो गया? खाने का 21,000 हो गया ना, वो भी तो कैलकुलेशन में लोगे, उसके बिना कैसे आगे बढ़ोगे? चलो देखते एक बार, पोस्टिंग सब हो गया है, कुछ बचा तो नहीं है? बचा होगा तो सम टैली नहीं होगा, कुछ गलत किया होगा तो सम टैली नहीं होगा। अब आपको मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कहाँ कहाँ पे पेंसिल टोटल आप लिखोगे, उसके बाद सम को टैली करके समाप्ति की घोषणा कर देंगे।
चालू कर दो, पेंसिल डूडल चालू कर दो। अब तक तो आपको पता है मैं सिर्फ बॉक्स बना रहा हूँ। यहाँ पे दो पेंसिल डूडल आएगी, किसके बारे में आएगी? क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। आप ट्रेडिंग अकाउंट का लिखोगे और नीचे आप पेंसिल डूडल लिखोगे किसका? पीएनएल अकाउंट के लिए। उससे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट हमको पता चलेगा। अब तक तो हमको लॉस का आया नहीं है, आएगा तो देखेंगे क्या करेंगे। सिंपल है, कुछ फ़र्क नहीं है उसके अंदर। देख लो साथ में कुछ छुटा हो, पीएनएल ट्रेडिंग में चेक कर लो और पेंसिल डूडल निकाल लो, बाद में साथ में सम पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। चलो हुआ, टोटल हुआ पेंसिल डूडल, बड़े आगे हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड देखो टोटल कितना आ रहा है। 12,01,000 और यहाँ का टोटल आ रहा है 11,08,85,500। कौन सा ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ये लिख दो 1,20,1,000, 12,01,000 रुपया। उसमें से 11,85,000 मतलब 11,80,500 माइनस करो तो आपको मिला ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज़ 15,500। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, बराबर। चेक कर लो, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं, ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड, कैरी कर रहे हैं ना हम लोग, आगे लेके जा रहे हैं। 15,500 बराबर था, यहाँ तक तो अभी हम बराबर चल रहे हैं। अब यहाँ पे लिख दोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड कितना? 15,500। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 15,500 और 950 और यहाँ पे देखो कितने सारे अमाउंट्स है। तो आपको एक चीज़ पता चल रहा है, आपके पास इतना प्रॉफिट आपके पास आया ही नहीं है कि आप ऑफिस से खर्चे आप माइनस करके आप प्रॉफिट बना दो। तो यहाँ पे आपका क्लियर है, आपको इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ पे डेबिट साइड क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है क्रेडिट साइड से। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो 15,500 प्लस 950 देखो कितना आता है। पेंसिल टोटल तो वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर भाई, उसके अंदर से कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, लॉस हो प्रॉफिट हो। दैट इज 16,450। और डेबिट साइड का पेंसिल टोटल करो, आपको देखो क्या मिलेगा। $2,30,200। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, कौन से साइड ज़्यादा हो गया भाई? डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो टोटल लोगे 2,30,200, 2,30,200। उसको आप माइनस कर दो, 2,30,200 को माइनस करोगे किससे? 16,450 से, तो आपको कितना मिल रहा है? 2,13,750 मिलेगा। 2,13,750। तो लिखोगे अरे सॉरी, क्रेडिट साइड है ना, लॉस बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है भाई यहाँ पे? दो पार्टनर थे, नैने और कौन है भाई? काना। अब वर्किंग नोट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस। क्लियर? तो नेट लॉस कितना हुआ है बताओ? नेट लॉस हुआ है आपको 2,13,750 का। दो जन में बांटना है आपको, नैने काने, 6:4 मतलब ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसको? 6:4 में 6 + 4 कितना हो गया? 10, मतलब 2,01,000 कम कर दो 10% हो गया, 750 इंटू 6, 21375 इंटू 4 कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 1,28,250 और यहाँ पे मिलेगा 85,500। क्लियर? तो ये लॉस आप बांटोगे किधर? पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में। तो पहले यहाँ पे लिख देते बाइफर्केशन, 1,28,250, 85,500।
ये आप इनर कॉलम में बराबर उतना लिखना। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेस नेट लॉस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लेस नेट लॉस। एक मिनट, लेस नेट लॉस। अमाउंट कितना है, 128250, 128250, और दूसरा 85,500। अब पूरा का पूरा बैलेंस ले लो बाहर, एसेट साइड लाइबिलिटी साइड टैली करो, देखो क्या मिलता है। पंद्रह लाख में से आप निकालोगे 128250, उसमें से 20,000 रुपया ड्राइंग्स भी निकालोगे तो 1351 750, और नीचे आपको आएगा 10 लाख में से, 10 लाख में से आप निकालोगे 85500 माइनस 21,000। दोनों अमाउंट सब लेस में है। कुछ छूटा हो तो वो भी देख लो। आंसर टैली होगा 30,24,250 पे। क्लियर। सबसे पहले ये रखो, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ छूटा है तो देख लो। आराम से देखो, कुछ छूटा है तो फिर ये ले लो, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ पीएनएल भी, वर्किंग भी रखता हूँ मैं। सिंपल है ना, ये रहा पूरा बैलेंस शीट। टैली अमाउंट देख लो, फिर पूरा रख देता हूँ। थर्टी 24,250 पे टैली हुआ है, ठीक है। अब ये आपको एंट्रीज जो लिखनी थी आउटस्टैंडिंग की, जो मैंने समझाया था नेक्स्ट ईयर आप उसको कैसे सेटल करोगे, उसके बारे में ये चीज़ें थी। छोटा सा पेंसिल से साइड में लिख दो, आप कभी देखोगे ये सम वापस रिवाइज करोगे, आपको याद आ जाएगा क्या चीज़ें पढ़ाई गई थी।